वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है और ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 6 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर टॉपिक्स 58 से लेकर 61 तक शामिल हैं और इसका टाइटल है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे कंपोनेंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। इसके अलावा जो प्रॉपर फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का वो भी आप सीखेंगे, और जो बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट है वो भी, और इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह शामिल होते हैं। और इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम देखें तो जो मेन जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़। हमेशा एसेट बराबर होता है ऑनर्स इक्विटीज़ और लाइबिलिटी का जो सम होता है उसके। सो नीड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और बैलेंस शीट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल पोजीशन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। इनकम स्टेटमेंट शो करता है कंपनी का एक्सपेंस, रेवेन्यू वगैरह, और जो भी नेट इनकम या नेट लॉस होता है वो। कैश फ्लो जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, और जो चेंजेस आती है इक्विटी में ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पता चलता है। इसके अलावा टू नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर, ये पता चलता है नोट्स, जो नोट्स थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे। सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेन कंपोनेंट है वो इनकम स्टेटमेंट होता है, जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। बैलेंस शीट होती है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। लेकिन IAS 1 जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, जहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, तो उसके मुताबिक 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट यानी कि जो बैलेंस शीट है, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जिससे कैश फ्लो पता चलता है कि कितना कैश आ रहा है या जा रहा है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में कितना चेंज आया। और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो नोट्स से हमें डिटेल पता चलती है, और जो डिस्क्लोजर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हम देखें तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन तो एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है। और ये जो इक्वेशन है ये आपको दिखाई देगी जहाँ पे भी आप अकाउंटिंग इक्वेशंस देखेंगे बुक्स के अंदर। अब जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस शीट के अंदर इस्तेमाल होती है। हमेशा एसेट्स बराबर होगा ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी, इन दोनों के सम को मिला के। और इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर होता है प्रॉफिट के। ये जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी कि डिटेल है इनकी। अब आपके सामने एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया, और इसी तरह से आपके एग्जाम के अंदर भी आपको ट्रायल बैलेंस दिया जा सकता है, जिसके अंदर अकाउंटिंग हेड्स हैं डिफरेंट, उनके डेबिट और उनके क्रेडिट अमाउंट, और नीचे टोटल है, जैसे कि बैड डेट है, एडवर्टाइजमेंट है। और इनमें से अब आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो पीछे आपको चीज़ें बताई गई थी उन्हीं को, कि एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटीज़, इसके अलावा इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह, ताकि इससे बनाया जा सके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो अब और अच्छा, आखिर में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी इसका भी इस्तेमाल होता है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों ही में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने इसका आंसर मौजूद है। अब यहाँ पर अच्छा, इनकम स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट है इसको देख के आप घबराइएगा नहीं, आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा इसके फॉर्मेट के बारे में भी। लेकिन यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाया जा रहा है कि आखिर आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट पहले बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो निकाला जाता है फिर उसको ही बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो सब पहले इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम लिखते हैं, फिर इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो इनकम यहाँ पर जो दी गई है वो दो तरह की हमें दी गई है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। पहले सेल्स रेवेन्यू हमें जो है वो दिया गया है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें सेल्स रेवेन्यू है, और इसके अलावा रेंट इनकम, ये दो तरह की इनकम हमें दी गई है। 40,600 और रेंट इनकम 1,000 की हमें दी गई है। तो ये दो तरह की हमें इनकम दी गई है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और हमारे पास आया 41,600। ये जो इनकम का हमेशा टोटल होता है ये एक्सपेंसेस से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज नेट लॉस आएगा।
और बाकी जो हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सबसे पहले हमें परचेज एक्सपेंसेस। अब परचेज एक्सपेंसेस उन चीज़ों के एक्सपेंसेस होते हैं, उन चीज़ों के लिए अखराजात होते हैं जिनको हम बेचना होता है हमें। हम माल उठा रहे हैं बेचने के लिए, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो हम परचेजेस लिखेंगे। हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे हम क्या चीज़ उठा रहे हैं, मशीन हम खरीदने के लिए बेच रहे हैं या कोई और भी चीज़ हम खरीदने के लिए, मेडिसिन हम खरीदने के लिए बेच रहे हैं, कुछ भी ना। हम परचेजेस का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो भी माल हमने उठाना हो बेचने के लिए हम उठाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको सबसे नीचे क्वेश्चन में था, उसको हम माइनस करते हैं। बाकी जितने भी अच्छा, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया एक तरफ, अब बाकी एक्सपेंसेस सारे हम इनको ऐड कर लेंगे। बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स ये होते हैं कि हमें जो अमाउंट हम रिकवर नहीं रिसीव नहीं कर सकते, यानी कि ज़ाया हो गया एक तरह से, हम जो हमारा डेटर है वो नहीं पे कर सकता किसी भी वजह से। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा आता है वो भी एक्सपेंस है। टेलीफोन बिल का जो भी खर्चा है वो भी बिल है। स्टेशनरी हमने खरीदी वो भी बिल है। रिपेयर्स हैं वो भी बिल है। और सैलरीज और वेजेस जो दी जा रही हैं वो भी सारे, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। और इन तमाम एक्सपेंसेस को जब हमने ऐड किया तो 27,916 आया। इसको जब हमने माइनस किया इनकम से तो आंसर आ गया, आंसर नहीं आ गया एक्चुअली, नेट प्रॉफिट आ गया 13,684। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये 13,684 यहाँ पर भी मौजूद है। नेट प्रॉफिट में ऐड किया जा रहा है इसको ऑनर्स इक्विटी में, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स जितने भी होंगे ट्रायल बैलेंस में उनको लिखेंगे, जैसे कि डेटर्स, स्टॉक क्लोजिंग। अच्छा, आप नोट करने वाली बात है कि क्लोजिंग को ऐड किया जा रहा है, वहाँ पर हम लेस करते हैं लेकिन यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग को। स्टॉक क्लोजिंग जो होगा, फर्नीचर, मशीनरी और लैंड, ये तमाम एसेट्स आ गए। और ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास कैपिटल आ गया और ड्राइंग को हमने लेस कर दिया। और फिर क्रेडिटर आ गया 5,250। तो जब हम तो दोनों को देखेंगे तो ये दोनों ही हमें बैलेंस दिख रहे हैं। 63,870 से दोनों जो है वो बैलेंस है। दोनों जो है वो बराबर हैं, एक्चुअली इक्वल हो रहे हैं एक्चुअली। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है याद रखने की कि इनकम स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन करेस्पॉन्ड टू दीज। और अकाउंटिंग इक्वेशन हम देखते हैं कि उनके ज़रिए इनको बनाया जाता है, उनका इस्तेमाल करते हुए। सो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, अब आप इसको थोड़ा डिटेल में देखें। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट मतलब क्लियर होगा इसके बाद। तो सबसे पहले एंटिटी का नाम लिखा जाता है, एबीसी कॉर्पोरेशन है सपोज, तो एबीसी कॉर्पोरेशन लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर नाम लिखा जाता है, किसी भी स्टेटमेंट का नाम सेकंड लाइन पे आता है। तो ये एंटिटी नेम, इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद जिस पीरियड के लिए बनाया जा रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 है जैसे। और उसके बाद हम सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू जो होता है सबसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि हम इनकम में से ही माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। और ये रिप्रेजेंट करता है ये टोटल जो इनकम आई हमें सेल करने से, गुड्स या सर्विसेज की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, इसको माइनस करते हैं सेल्स में से। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक हमें अगर दिया हुआ है हम उसको लेंगे, फिर परचेजेस हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस करेंगे, ये सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उसको फिर हम माइनस कर देंगे जब सेल्स रेवेन्यू में से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि जो बिज़नेस चलाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि सैलरीज हम दे रहे हैं, रेंट हम पे कर रहे हैं, यूटिलिटीज़ यानी कि बिल वगैरह मुख्तलिफ हम जो दे रहे हैं वो इसमें आ जाते हैं, उनको हम माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर अदर इनकम, उनको जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट हमें मिला या फिर इन्वेस्टमेंट हमने कहीं की हुई है उससे हमें कुछ मिल रहा है, उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट एंड में आ जाता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या किया जाता है, एक्चुअली एडजस्ट किया जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग के ज़रिए, ताकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता चल सके। ये इसी वजह से किया जाता है कि हम ऐड और माइनस जो करते हैं, जैसे कि पीछे आपने देखा कि ओपनिंग में परचेजेस ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो इसी वजह से करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है एंटिटी का जो पोटेंशियल होता है कि वो पूरा कर सके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इंडिकेट किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी जो है कोर ऑपरेशन से। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बहुत से दूसरे एक्सपेंसेस भी हम माइनस करते हैं और नए जो अदर इनकम होती है उनको हम ऐड कर रहे होते हैं।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड मार्केटिंग भी आ जाते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव देखें तो इसमें कॉस्ट जो कि रिलेट करती है रन करने के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, जैसे कि ऑफिस सैलरीज हो गई और यूटिलिटीज़ हो गए, एग्जीक्यूटिव की सैलरीज वगैरह इसमें शामिल होती हैं। और इसके अलावा सेलिंग एंड मार्केटिंग होता है, जैसे कि जो कि प्रमोट वगैरह करने के हवाले से होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गई, और इसके अलावा सेल्स कमीशन वगैरह हो गई, या फिर कोई भी दूसरी प्रमोशनल कॉस्ट वगैरह इसमें आ जाती है। अदर इनकम देखें तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जैसे कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है, उसको हम कहते हैं अदर इनकम। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो फिर ये जो है वो आखिर में जो आता है, सब कुछ निकाल देने कैलकुलेट करने के बाद सारे एक्सपेंसेस हम निकाल देते हैं, और जितनी भी इनकम होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, मैचिंग प्रिंसिपल इज़ द बेस। मैचिंग प्रिंसिपल बुनियाद है प्रिपेयर करने के लिए इनकम स्टेटमेंट को, और ये रिक्वायर करता है कि कॉस्ट जो कि मैच होनी चाहिए रेवेन्यू के साथ जो वो जनरेट करते हैं। दूसरे वर्ड में कहें तो एक्सपेंस को रिकग्नाइज किया जाता है सेम पीरियड में ही, जैसे कि रेवेन्यू जिनके साथ वो एसोसिएट है, और कॉस्ट जो कि एक्सपायर हो जाती है तो वो एक्सपेंस बन जाती है। जैसे कि जो प्रीपेड रेंट है, जैसे कि ये एसेट है, लेकिन जितना हमने इस्तेमाल रेंट हम रहे प्रीपेड, यानी कि हमने जो पहले से दे दिया, पहले से ही हमने पेमेंट कर दी एक चीज़ की, तो वो हमारे लिए एसेट बन जाती है। लेकिन जितना हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो एक्सपेंस बनता रहता है, एसेट से वो एक्सपेंस बनता रहता है। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, इसके फॉर्मेट को हम समझते हैं। सो एसेट्स हमेशा बराबर होगा ऑनर्स इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ के। अब इसमें भी यही कि एंटिटी नेम सबसे पहले आता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर बैलेंस शीट, और फिर जो डेट होती है वो आता है। और एसेट्स हम देखें तो एसेट्स में फिक्स एसेट्स होते हैं। अब फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के होते हैं। इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि कई सालों तक चलती हैं। और उसके अलावा करंट एसेट में हमारे पास जो है शॉर्ट स्टॉक या इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है चीज़ों का जो हमने बेचना है। डेटर है जिससे हमने पैसा वसूल करना है, मतलब उसको हमने डेबिट डेट पे ऑन अकाउंट हमने बेचा था सामान। बैंक बैलेंस जो बैंक में पैसा हमारे पड़ा हुआ है। कैश इन हैंड हमारे पास कैश कितना मौजूद है। ऑनर्स इक्विटी है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर का जो क्लेम होता है बिजनेस के ऊपर। और इसमें कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, अगर लॉस होता है तो उसको माइनस करेंगे, अगर इनकम स्टेटमेंट में नेट लॉस आ रहा है तो वो यहाँ पर माइनस होगा। और ड्राइंग, इसको हमेशा ही माइनस किया जाता है, ये वो पैसा है जो ऑनर निकालता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती हैं पहले, और ये वो लाइबिलिटी होती है कई सालों के लिए, हमने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती हैं, ये 1 साल से ज़्यादा के लिए। जैसे कि लोन लिया हमने बैंक से कई सालों के लिए। फाइनेंस लीज की लाइबिलिटी भी आ जाती है। और करंट लाइबिलिटी अगर हम देखें तो उसमें क्रेडिटर हैं जिनको हमने पे करना है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं ये अब विद इन अ ईयर की, तो इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं जिनको हमने पे करना है। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, हमने ज़्यादा पैसा निकाल लिया बैंक में, सपोज करें 10,000 था हमारा बैंक बैलेंस, लेकिन हमने जो है वो 12,000 विड्रॉ कर लिया, तो 2,000 जो है वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। और इस तरह शॉर्ट टर्म लॉन्स भी इसमें आ जाते हैं। तो अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो ये ऐसे एसेट हैं, एक तो ये कई सालों तक चलते हैं, इसके अलावा इनके ज़रिए दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। मशीन है जैसे कि, तो उनसे दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, या फिर डिलीवरी की जा सकती है, जैसे गाड़ी में होता है, या रेंट पे दिया जा सकता है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि करंट एसेट को अगर हम देखें, ये ट्रेडिंग के लिए होते हैं। जैसे कि स्टॉक हम रखते हैं, जो हमारे पास स्टॉक है वो करंट एसेट है, ट्रेडिंग के लिए होता है। और ये एक्सपेक्टेड होता है कि रिकवर हो जाएगा कैश के अंदर 12 मंथ में। यानी कि डेटर जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि जिसको हमने बेचा है सामान क्रेडिट के ऊपर, तो वो हमें 12 मंथ के अंदर रिटर्न कर देगा। और कैश इन हैंड जो हमारे हाथ में कैश रखा हुआ है, या फिर हमारी ड्रॉज वगैरह में रखा हुआ है। और इसके अलावा कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी।
ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल आ जाता है और इसके अलावा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और इसके अलावा ड्राइंग को हम माइनस कर देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होती है कि जो कि सेटल हो जाएगी मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के बाद, इनके सालों में होगी। करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि विद इन 12 मंथ हो जाएगी सेटल। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट मस्ट, अब आपको पीछे यही बताया गया कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में क्या फ़र्क है। सो विद इन ईयर जो नॉर्मली होते हैं हमारे पास, वो करंट और जो फिक्स्ड एसेट है वो कई सालों तक ईजी एक तरीका है इनको डिस्टिंग्विश करने का। और लाइबिलिटीज़ शुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लाइबिलिटीज़ का भी ये है कि शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है विद इन ईयर की, वो शॉर्ट टर्म है लाइबिलिटीज़, और लॉन्ग टर्म जो होती हैं वो मोर देन ईयर होती है। सो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब कुछ प्रैक्टिस है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की, अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है इनकम स्टेटमेंट। सो नाम लिखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, फिर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009। अब जो भी डेट दी गई जाएगी आपको सवाल में, वही आपने लिखनी है। सबसे पहले हम सेल्स से हमें जितना भी मिला, टोटल अमाउंट जो टोटल से रेवेन्यू मिला वो, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो एक चीज़ है वो ये है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन है तो उसको आप ज़रूर ऐड करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम आप नहीं लिखेंगे। फिर परचेजेस उसमें ऐड कर लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो इसकी जो फिगर आ रही है यहाँ पर वो 18,540 है। तो सेल्स वाली फिगर में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल जो निकलेगा उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो कि यहाँ पर 22,060 है। उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उनको हम माइनस कर लेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास बैड डेट्स हो जाते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी हैं, टेलीफोन का जो बिल है, स्टेशनरी हो गया, रिपेयर हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया। तो इन तमाम को जब हम ऐड करके माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तमाम को, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है जो कि है 12,684। इसके अलावा फिर हम आखिर में जो है वो क्या करते हैं कि अदर इनकम जो भी होती है उसको हम ऐड करते हैं, तो जो कि है 1000 की रेंट इनकम, उसको हमने ऐड किया तो 13,684 है। अब ये जो फिगर है 13,684, ये यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आएगी, इक्विटी के अंदर प्रॉफिट में, और इसको ऐड किया जाएगा। और एसेट्स, अब बैलेंस शीट की शुरुआत कुछ ऐसे ही है कि इसमें सबसे पहले एंटिटी का नाम, फिर बैलेंस शीट, फिर डेट इसकी एज एट December 31st 2009। और फिक्स्ड एसेट्स जो है हम लिखते हैं पहले, उसमें लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, और इन तमाम को ऐड किया हमने तो 46,100 हुआ जो फिक्स्ड एसेट है। करंट एसेट हमारे पास स्टॉक जो है और जो डेटर है वो 17,770 है। तो तमाम एसेट्स जो है वो टोटल है 63,870, जबकि ऑनर्स इक्विटी हमारे पास कितना है, कैपिटल जो है हमारे पास वो है 52,154। और नेट प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट में से, वो किया 13,684। और जो ड्राइंग है उसको माइनस करेंगे 7,218, ये आ जाएगा हमारे पास 58,260 जो कि ऑनर्स इक्विटी है। जबकि लाइबिलिटीज़ अगर लॉन्ग टर्म होती तो हम उसको पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट लाइबिलिटी है तो इसमें क्रेडिटर आ जाता है, तो ये है 5,250। सो टोटल जो बन रही है लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी का अमाउंट वो बन रहा है 63,870। तो एसेट और ये दूसरी वाली जो साइड है ये दोनों जो है वो बराबर है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। सो एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक्सपेंसेस को क्लासीफाई किया जाता है उनके फंक्शन के मुताबिक, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि रिलेट करती है बिजनेस को रन करने के साथ, जैसे कि सैलरीज, रेंट और यूटिलिटीज़ वगैरह। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होते हैं जो कि रिलेट करते हैं मैनेज करने के साथ बिजनेस, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस और एग्जीक्यूटिव सैलरीज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं जो कि रिलेट करते हैं सेल और डिलीवर करने के साथ प्रोडक्ट। और ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम इज मोस्टली बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। इनके जो परमानेंट आइटम है उनको आपने देखा कि पहले लिखा हुआ है, तो इस बेस के ऊपर जो है वो इनको ऑर्डर दिया जाता है, इनको ऑर्डर में रखा जाता है कि किस ऑर्डर में रखा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा, इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।